हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में थ्योरी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और 2-3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। तो इससे पहले आपको उन क्लासों को देखना है और फिर यहाँ पर आपको वॉच करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो शास्त्रीय नृत्य है उसी के जो अगला जो श्रृंखला है उसको पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद में कथक पढ़ना और कथक के बाद में सत्तरियाँ पढ़ना है। ठीक है, सत्तरियाँ। तो देखिए यहाँ पर हम डालते हैं हेडिंग मणिपुरी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भाई कहाँ का है। तो ये मणिपुर का है। तो मणिपुर कहाँ पड़ता है, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक, तो हम बता सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का है ये। ठीक है, मणिपुर ये क्या है, राज्य का है। ठीक है, अब देखो जो भारत में जितने भी क्या है आपके शास्त्रीय नृत्य है ना, उनमें से थोड़ा सा ये यूनिक है। वैसे देखेंगे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्याओं की अगर बात करते हैं तो मूलतः मतलब 8 आपने देखे, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में समथिंग शायद 2023 में एक नवा शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया जो कि एक छऊ है, जो कि झारखंड का है। ठीक है, तो इसे नवा शास्त्रीय नृत्य के रूप में क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें हम ये लिखेंगे कि यह अन्य शास्त्रीय नृत्यों से क्या है, भिन्न है। भिन्न क्यों है, भिन्न बस केवल इतना है कि जैसे देखो अन्य शास्त्रीय नृत्यों में क्या होता है कि जो नर्तक या जो नृत्यांगना है उसमें केवल एक ही होता है, लेकिन ये सामूहिक रूप से होता है, यानी इसमें कई सारे नर्तक या नृत्यांगना शामिल होते हैं। ठीक है, ये बस यूनिक है इसमें। क्या यूनिक बात है इसमें, देखो कि शास्त्रीय नृत्य जो है ये मणिपुरी, यह एक कैसा, तो बताएंगे कि सामूहिक। कैसा है, तो सामूहिक नृत्य है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सामूहिक रूप से लोग भाग लेते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जिसके विकास में, जिसके प्रचार प्रसार में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, होगा मणिपुरी। जिसमें आप देखेंगे कि इसके विकास में रविंद्रनाथ टैगोर, इसके विकास में रविन्द्रनाथ टैगोर की
महती भूमिका रही है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भूमिका रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रचार प्रसार और इसके विकास में जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि भारत के मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मतलब प्रशिक्षित और अच्छा खासा जो जानकार थे, उनको कहाँ लेकर आए, अपने शांति निकेतन जो आश्रम था, जो उनका गुरुकुल था, वहाँ पर लेकर आए और वहाँ पे अन्य शिक्षकों मतलब छात्रों को क्या किया, मणिपुरी का उन्होंने क्या दिया, प्रशिक्षण दिया डांस का। ठीक है, और वैसे धीरे धीरे इसको आगे इसका विकास इन्होंने किया। ठीक है, अब देखिए कि सवाल ये आपसे बन सकता है इस प्रकार से कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जो भक्ति पर ज्यादा बल देता है, तो वो कौन सा होगा, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य होगा। ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि ये सामूहिक नृत्य है, मतलब कई सारे नृत्यांगना एक साथ करते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देखो जैसे आपको ये दिख पा रहा होगा कि इसमें क्या है कि एक साथ, ठीक है ना, मतलब कई सारे, यानी कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो एक साथ में ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, एक सामूहिक है ना, कैसा है, ये क्या है, सामूहिक है। सामूहिक क्या है आपका, शास्त्रीय नृत्य है। सामूहिक क्या है आपका, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर देखिए कि अगर सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जिसकी आत्मा क्या है, ढोल है, मतलब ढोल बजाने के साथ में शुरू होता है, या इसका प्रमुख एक केंद्र ढोल होता है कि बिना ढोल का ये तो किया ही नहीं जाएगा। तो इस नृत्य की आत्मा जो है ना वो ढोल है, और इसमें जो भी नृत्यांगना या नर्तक होगा वो अपने पैरों में घुंघरू नहीं बांधते हैं, बाकी सब में बांधते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेषताओं में अगर एक देखेंगे कि ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी डांस जो है, इसकी आत्मा क्या है, तो ढोल है। आत्मा क्या है, ढोल है। ठीक है, आत्मा इसका क्या है, कह सकते हैं ये आत्मा इसकी ढोल है। और उसके बाद देखिएगा सवाल यही बनता है कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नर्तक या नृत्यांगना, ठीक है, गोल गोल घूमते हैं। ठीक है ना, तो ये घूमने किसमें घूमते हैं, तो ये मणिपुर में ही। देखिए कैसा इनको शारीरिक संरचना देखिए कैसा दिख रहा है, मतलब ये गोल 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 घूमते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखिए कि इसमें नर्तक इसमें नर्तक गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, गोल गोल घूमते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट, अब इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य जिसमें भक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, तो बताएंगे कि इसमें भक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, बल दिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने अभी आपसे क्या बताया कि ये जो आपका नृत्य है मणिपुरी, इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें जो नर्तक या नर्तंगना होते हैं ये अपने पैरों में घुंघरू नहीं बांधते हैं। ठीक है, नर्तक
अपने पैरों में घुंघरू नहीं बांधते, नहीं बांधते हैं, नहीं बांधते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये बातें इतनी ध्यान रखना है। अगर सवाल आ जाए कि कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य है जिसका विकास का एक दौर शांति निकेतन आश्रम में रहा है, तो वो कौन सा, ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य रहा। यानी आपने अभी तक देखोगे आगे चलकर कि पूर्वोत्तर भारत में दो शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेंगे। एक तो कौन सा है, मणिपुरी, एक कौन सा होगा मणिपुरी, और दूसरा कौन सा होगा आपका सत्रिया, दूसरा कौन सा होगा सत्रिया। चलिए तो अगला पेज लेते हैं और वहां पे चलते हैं। देखिए अब देखिए ये मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसके कई रूप होते हैं, मतलब विभिन्न तरीकों से वो किया जाता है। तो यहां पर अगर लिखें कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न रूप तो विभिन्न रूप क्या है भाई, ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना ये तीन स्टेप में ये अलग अलग होता है। जैसे देखिए पहला इसका स्टेप जो है वो है क्या आपका रास लीला। तो अगर आपके सामने सवाल ये हो कि बताइए रास लीला किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, तो बताएंगे हम लोग किसका, तो हो जाएगा मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जब ये स्टेप किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं राधा कृष्ण और गोपियां क्या करते हैं, मुख्य पात्र इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये रासलीला इसी का पार्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा है संकीर्तन। ठीक है, संकीर्तन, तो कितना अच्छा सवाल बन सकता है कि संकीर्तन किस शास्त्रीय नृत्य का एक पार्ट है, तो बताएंगे कौन सा, क्या हो जाएगा, मणिपुरी का हो जाएगा। तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है आपका रासलीला हो गया, संकीर्तन हो गया, तीसरा हो गया भैया थांगटा। कौन सा हो गया, थांगटा। कौन सा हो जाएगा, थांगटा। अच्छा, इस थांगटा वाले में क्या होता है, तो इसमें थांगटा वाले में आपने पहले भी सुना होगा कि जो थांगटा है ये मणिपुर का क्या है, एक मार्शल आर्ट है, यानी ये एक युद्ध कला है। तो यानी कि जब इस थांगटा वाला स्टेप आता है तो इसमें युद्ध संबंधी प्रदर्शन वो लोग करते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से। तो थांगटा जो है इसमें बताएंगे कि इसमें युद्ध संबंधित शारीरिक क्या होता है, प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन किया जाता है। कौन करेगा, तो जो नर्तक होंगे वही करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना थांगटा। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये भी आपसे बता दूं कि थांगटा अलग स्टेप में भी किया जा सकता है, इसके साथ जोड़ के भी किया जाता है। कहने कि थांगटा मणिपुर का ही क्या है, एक पार्ट है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का ही क्या है, एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है, तो थांगटा ध्यान रखिएगा कि थांगटा मणिपुर का, मणिपुर का क्या है, युद्ध कला या फिर क्या कह सकते हैं, मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये सिंपल ही पूछा जा सकता है कि कहाँ का ये युद्ध कला है, तो बताएंगे मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। जैसे गतका पंजाब का है, नहीं है, गतका कहाँ का है, गतका पंजाब का है, थांगटा मणिपुर का है। और आप देखेंगे मलखंब मध्य प्रदेश का है, नहीं। और आप देखेंगे सिलाम्बम, कौन सा है, सिलाम्बम आपने पढ़ा होगा, जो तमिलनाडु वाले हिस्से का है नहीं। तो ये किसके पार्ट हो गए, ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के क्या हो गए, ये पार्ट हो गए, रासलीला, संकीर्तन और इस तरीके से। ठीक है,
और आप इसमें देखेंगे संकीर्तन वाले में अगर पूछ लिया ये क्या है, तो इसे ये हम बता सकते हैं ना कि इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं, ठीक है ना, जो पुरुष नर्तक होते हैं, नृत्य करते समय कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जो उसको बजाते हैं, जैसे पुंग और करताल जैसे वाद्य यंत्र होते हैं जो उसको बताते हैं, ठीक है। तो संकीर्तन वाले में क्या होता है, इसमें बताएंगे किसमें, इसमें क्या होता है कि पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग, ये क्या एक वाद्य यंत्र है, और करताल भी क्या है, एक वाद्य यंत्र है। करताल क्या करते हैं, बजाते हैं, ठीक है, करताल बजाते हैं, ठीक है, करताल बजाते हैं, ठीक है। बाकी जो रासलीला की बात करें, इस रासलीला मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें अंदर राधा, ठीक है, कृष्ण और गोपियाँ, ठीक है, क्या करते हैं, मुख्य पात्र होते हैं। मतलब ये जब स्टेप होता है तो इसमें राधा कृष्ण और गोपियाँ मुख्य पात्र होते हैं। राधा और गोपियाँ, ठीक है, कृष्ण के कह सकते हैं अलग होने की व्यथा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये रासलीला हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सिचुएशन देकर, राधा कृष्ण और गोपियां, राधा कृष्ण और गोपियां, इसमें क्या होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं, यानी कि इनका मुख्य किरदार होता है, इसमें मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो गोपियां हैं वो राधा और कृष्ण के अलग होने का जो भाव होता है उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो रासलीला में चलिए अब देखते हैं अगला स्टेप इसी में जुड़ा हुआ कि मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है इसके प्रमुख नृत्यांगनाएं भी तो होंगे, नर्तक भी होंगे। तो देखते हैं कौन है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं हेडिंग कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन है भाई। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक नाम हम लोग लिखते हैं, देखो कई बार आ गया है वो। तो पहला नाम लिखते हैं और ये नाम होगा झावेरी बहने, ठीक है, झावेरी बहने, ठीक है। तो अगर आता है कि झावेरी बहनों या झावेरी बहने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो हम किससे बताएंगे, तो हमें बताना होगा मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। तो अब ये जो झावेरी बहनें हैं ये मतलब 4 बहनें हैं, ठीक है। कितनी बहनें हैं, ये 4 बहनें हैं। और ये 4 बहनें हैं कौन, तो उनको हम लोग देख लेते हैं भाई 4 कौन है। तो देखिए, पहला नाम है सुवर्णा, यानी कि सुवर्णा झावेरी, ये हो गया सुवर्णा झावेरी। एक नाम होगा रंजना झावेरी, रंजना झावेरी हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा नयना झावेरी, और एक नाम हो जाएगा आपका दर्शना, ठीक है, दर्शना झावेरी। तो ये 4 बहनें हैं, ये चारों किसके लिए जानी जाती हैं, तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। कौन कौन है, सुवर्णा, रंजना, नैना, दर्शना, झावेरी। तो ये चारों बहनें हैं, तो ये ध्यान रखेंगे झावेरी बहनें। दूसरा,
आप नाम देखिए, दूसरा नाम में आप देखेंगे तो एक नाम आएगा बहुत ही बड़ा नाम, वो होगा अखम, ठीक है, अखम लक्ष्मी देवी। अखम लक्ष्मी देवी। तीसरा नाम आप देखेंगे तो होगा गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह। चौथा नाम देखेंगे तो इसमें नाम होगा चारू माथुर, चारू माथुर। पांचवा नाम देखेंगे तो होगा नल कुमार सिंह, नल कुमार सिंह। छठा अगर बात करें तो नाम होगा निर्मला मेहता। और ये जितने भी आप नाम पढ़ रहे हैं ये सभी नाम जीडी द्वारा पूछा गया है, ठीक है, निर्मला मेहता, ठीक है। फिर देखिए सातवां नाम इसी में है, फिर लिखते हैं सातवां नाम, आठवां नाम, नौवां नाम और 10वां नाम, ठीक है। तो ये प्रमुख नाम होंगे, हालांकि हैं तो बहुत सारे लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक नाम मिलेगा आपको बिंबावती, ठीक है, नाम होगा क्या, बिंबावती, बिंबावती। एक है कलावती देवी, ठीक है, कलावती देवी, कलावती देवी। और एक आपको नाम मिलेगा ऐसे गुरु अमली सिंह, ठीक है, गुरु अमली सिंह, ठीक है। और एक अभी नाम अभी 2023 में जीडी में पूछा गया था तो उसका नाम था अलारमेल, ठीक है, अलारमेल, ठीक है, अलारमेल वेली, ठीक है, वेली। और एक नाम समझ सकते हैं आप राजकुमार सिंह जीत, राजकुमार सिंह जीत, ठीक है। और भी सारे नाम आपको मिलेंगे लेकिन फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन इन नामों में देखेंगे कि प्रबल संभावना रहती है आने की। एक है कौन, झावेरी बहनों के संदर्भ में जो कि पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक नाम देखिए ये पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है, ये पूछा गया है। उसके अलावा एक नाम यहाँ पे देखिए नल कुमार सिंह का पूछा गया है, चारू माथुर का पूछा गया है, आलमेल वेल्ली का पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो पूछे गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पूछा नहीं जाएगा, तो इनको भी आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था किसके संदर्भ में, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है। तो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया, फिर इसके बाद में हमने ये इसके बारे में पढ़ा और फिर हमने ये पढ़ा। और अब आते हैं अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा होगा आपका, कथक। कौन सा होगा भाई, कथक। तो देखिए अगला जो हमारा है वो है कौन सा, कथक। देखो ऐसे कथक भी लिखते हैं और कहेंगे कथक भी लिखते हैं, तो वो लगभग सेम ही है, ठीक है, कथक या कथक, बात ठीक है, दोनों से ही है। तो चलो भाई आते हैं और देखते हैं इसके संदर्भ में क्या क्या सवाल हमारे होंगे। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर भारत में भी इसका विकास कहाँ हुआ तो बताएंगे उत्तर
प्रदेश में हुआ। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक। कौन सा है? कथक। देखिए कथक का जो शाब्दिक अर्थ, या मैं ये कहूँ कि कथक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति या इसका विकास किस शब्द से हुआ है? तो आप बताएंगे कथा से हुआ है। किससे हुआ है? कथा से हुआ है। कथा का मतलब है वाचना या कहना। ठीक है, तो देखिए कथक बारे में देखिएगा कि कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो मतलब उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बताएंगे वो है कथक। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा कथक। फिर देखिए अब ये आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो कथक है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, या कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कथक शब्द की उत्पत्ति, कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है कथा से। किससे हुई है? शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बताएंगे ये हुई है कथा से। किससे हुई है? तो बताएंगे कथा से। ठीक है, तो अब कहेंगे कि जो ये आपका कथक है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कथक का अगर सवाल हो कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है आपका कथा कहना या वाचना। तो कथा कहना क्या हुआ है? कहना या वाचना, ये इसका क्या होता है? अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अच्छा एक भी सवाल ये भी ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है कि साउथ इंडिया में कथा कहना या वाचना का किस नाम से जाना जाता है, या इसको साउथ इंडिया में कथा कहना या कथा वाचना को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये कथा कहना है इसको ये ध्यान रखना कि दक्षिण भारत में ठीक है, दक्षिण भारत में ये कलाक्षेपम, ठीक है ना, क्या है? कलाक्षेपम या हरिकथा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दक्षिण भारत में ये क्या हुआ? कलाक्षेपम या हरिकथा के नाम से जाना गया। यानी सवाल हो कि कलाक्षेपम कथा का ही रूप है, लेकिन ये कलाक्षेपम कहाँ पे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में कहा जाता है। ठीक है, तो कलाक्षेपम या हरिकथा के नाम से जाना गया, या फिर उसका रूप बना किसका? कथा कहने का। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा सवाल इससे और भी तो बनेंगे। देखिए सवाल ये हमारा होगा कि कथक जो है ये एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध
मुस्लिम शासकों से रहा है या मुस्लिम या इस्लाम समुदाय से रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध मुस्लिम या इस्लाम धर्म या शासकों से रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि देखो, जो कथा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वो तो ठीक है, कथा से शब्द से हुआ है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई तो, लेकिन इसका प्रचार प्रसार या इसका चरमो उत्कर्ष या इसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कहाँ देखी गई? तो जो अवध के हमारे मुस्लिम शासक थे, जो नवाब हुआ करते थे, उनके दरबारों में इसका क्या हुआ? विकास ज़्यादा हुआ। और कथक का अगर हम लोग स्वर्णिम रूप देखें, ठीक है, उसके लिए गोल्डन इरा देखें, तो जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके दरबार में इसका विकास और प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, उसको संरक्षण मिला और आज भी हमारे सामने ये दिख रहा है। ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम लोग इसके संदर्भ में ये लिख सकते हैं? इसका सर्वाधिक विकास व संरक्षण, के विकास व संरक्षण अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। ठीक है, दरबार में हुआ था। यानी कि कथक का कैसे स्वर्णिम युग किस शासक के दरबार में देखा जा सकता है? तो वो है कौन? वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। ठीक है, क्योंकि इनके दरबार में एक दरबारी नर्तक हुआ करते थे, ठाकुर प्रसाद, जो ये आपके वाजिद अली शाह हैं, इनको उन्होंने कथक सिखाया भी था। ठीक है, कथक सिखाया भी था। तो वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। ठीक है, इनके दरबार में प्रसिद्ध नर्तक, ठीक है, नर्तक ठाकुर दास थे, जो नवाब को भी
नवाब को भी कथक क्या किया था, सिखाया था, सिखाया था। तो दरबारों में जो कथक था वो एज ए कह सकते हैं मनोरंजन के रूप में इसे लाया गया, और तभी इसका क्या हुआ, अधिकतम विकास हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अधिकतम विकास इसका हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो उनके दरबार में कौन थे, ठाकुरदास। ठीक है, ठाकुरदास या ठाकुर, यहाँ प्रसाद कर सकते हो। ठीक है, ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद। ठीक, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं थोड़ा साइड में। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर सवाल ये पूछा जाए कि जो आपका ये शास्त्रीय नृत्य है, ये इसमें कौन सा गायन कौन सा होता है, मतलब किस गायन पर ये कथक किया जाता है, गायन क्या है, तो ध्यान रखना कि ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद व ठुमरी, ध्रुपद व ठुमरी गायन पर नृत्य होता है। ठीक है, नृत्य होता है। तो ये ध्यान ना कि ध्रुपद व ठुमरी गायन पर नृत्य होता है, कौन सा, आपका कथक। कौन सा होता है, कथक। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि कथक का कोई अन्य एक नाम है क्या, जैसे अन्य नामों से पुकारा जाता हो तो कहेंगे हाँ एक अन्य नाम है, तो फिर कौन सा अन्य नाम बता जरा, तो वो नाम हो जाएगा आपका नटवरी। ठीक है, यानी कि कथक को, ध्यान रखना, कथक को हम लोग और क्या कहते हैं, कथक को हम लोग और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नटवरी। ठीक है, नटवरी, इसे हम लोग नटवरी नृत्य कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नटवरी नृत्य कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, नटवरी नृत्य कहते हैं किसको, कथक को कहते हैं। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में इसका विकास क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ठीक है ना, और जो आज भी हमें इसका एक प्रबल रूप देखने के लिए क्या हुआ, मिलता है। ठीक है, प्रबल रूप इसको देखने के लिए मिलता है। तो क्या ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे कथक का संबंध ब्रजभूमि से भी रहा है। ठीक है, किससे रहा है, ब्रजभूमि से रहा है। रासलीला परंपरा से ये जुड़ा हुआ भी है। ठीक है, इसके केंद्र, मतलब इस नृत्य के केंद्र में कह सकते हैं, इस नृत्य के केंद्र में जो राधा और जो कृष्ण की अवधारणा का केंद्र बिंदु रहता है इसमें भी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कथक, यहाँ पे लिख दे क्या, कथक जो है ये ब्रजभूमि से, ब्रजभूमि के रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो बता सकते हैं कि ये ब्रजभूमि, ब्रजभूमि के रासलीला परंपरा से क्या है, ये जुड़ा है। ठीक, और रासलीला परंपरा से जुड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि एक चीज आपको कि उसमें राधा और कृष्ण केंद्र बिंदु के रूप में वहां पे होंगे। ठीक है, अच्छा फिर देखिए ये कथक की विशेषता की हम थोड़ी बात कर लें तो इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, इसकी जो भी विशेषता है। ठीक है, इसको विशेषता जो है उसको यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए जो कथक है इसकी अगर विशेषता की बात कर लें, इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो भी नर्तक या नर्तांगना जो भी है, ठीक है ना, नर्तक या नर्तांगना जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा वो क्या करेगा, जो आपके पद है ना, पद यानी पैर का संचालन करता है। ठीक है ना, और घिरनी खाने में, ठीक है ना, यानी कि पद संचालन और घिरनी खाने में है। ठीक है, और इसमें घुटनों को नहीं मोड़ा जाता है, ये बड़ी विशेष एक बात है। ठीक है ना, इसमें घुटनों को नहीं मोड़ा जाता है, ये भी एक विशेष इसमें क्या है, बात है। इन्हीं कह देंगे कि क्या है, किसकी विशेषता है, क्या है,
इसकी विशेषता है, देखो पद, विशेषता है पद संचालन व घिरनी खाने में। क्या है? घिरनी खाने में। इसमें घुटने, ठीक है, इसमें घुटने नहीं मोड़े जाते हैं, इसमें घुटने नहीं मोड़े जाते हैं। तो ये इसकी क्या है? एक विशेषता है, ठीक है ना। ये क्या है? इसकी एक विशेषता है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? पूरा डाटा ये है कथक के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? कथक के बारे में। तो अब चले अगले पेज पर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ और भी हमें यहाँ पे देखना होगा कि एक नाम सुना होगा, एक जिनका नाम होगा कुमुदनी लाखिया। कुमुदनी लाखिया, हालांकि ये जयपुर घराने संबंधित है, जयपुर घराना कथक के लिए फेमस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अहमदाबाद यानी गुजरात में कब 1900 लगभग वही 69 के आसपास में, ठीक है, 1967 के आसपास में क्या किया कि वहाँ पे कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन्होंने खोला था। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि कुमुदनी लाखिया, ठीक है, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया ने 1967 में गुजरात के अहमदाबाद में कथक प्रशिक्षण हेतु यानी ट्रेनिंग हेतु, प्रशिक्षण हेतु कदम स्कूल डांस एंड म्यूजिक की क्या की स्थापना की। स्थापना की है इन्होंने। तो ये ध्यान रखना अगर आ जाए कि कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक में प्रशिक्षण किससे दिया जाता है, किस संबंधित है, तो वो कथक से है। कब खुला? 1967 में। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। किसने? तो कुमुदनी लाखिया द्वारा, ठीक है, कुमुदनी लाखिया द्वारा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि कथक के घराने कितने हैं। घराने मतलब ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दी जाती है या उसका प्रमुख केंद्र क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि 4 हैं, लेकिन उसको एक एक करके देख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? कथक के, अच्छा थोड़ा सा इसको अलग लिखा जाए। कथक के प्रमुख घराने, ठीक है, कथक के प्रमुख घराने। तो कथक के प्रमुख घरानों में आप वैसे मोस्टली कहीं कहीं पे क्या है ना 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 पढ़ने हैं, ठीक है। कितने पढ़ेंगे आप? 4 पढ़ेंगे।
देखिए 4 हैं, 4 कौन कौन से? एक है तो आपका लखनऊ घराना, कौन सा है? लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराना। ये लखनऊ घराने को हम लोग एक और नाम देते हैं, कौन से नाम देते हैं? क्या इसे हम लोग पूरब घराना कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हम लोग पूरब घराना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आगरा घराना को हम लोग क्या कहते हैं? रंगीला घराना भी कहते हैं, ये कहते हैं रंगीला घराना। तो लखनऊ घराना हो गया। फिर इसके बाद में आप पढ़ेंगे एक है बनारस, ठीक है, बनारस घराना, बनारस घराना, ये भी तो कथक के लिए प्रसिद्ध है। ये दूसरा हो गया बनारस घराना। तीसरा आपका है जयपुर घराना, ठीक है, कौन सा है? जयपुर घराना, यानी वो राजस्थान में है, जयपुर घराना। और चौथा अगर आप देखेंगे तो जो सबसे नया वाला है वो है रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ घराना, जो कि कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो ये देखिए आपके 4 घराने हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पुराना घराना पूछेगा तो वो कौन सा है? लखनऊ घराना, क्योंकि अवध का मतलब लखनऊ, यही तो इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई है नहीं। तो अगर थोड़ी सी यहाँ सब देखो पॉइंट अगर ले लिखें कि जो लखनऊ घराना है ये बताएंगे कि कथक के संदर्भ में क्या है, ठीक है, सबसे पुराना घराना कथक के लिए, सबसे पुराना, ये ऐसे लिख लें, सबसे पुराना कथक घराना, कथक घराना। क्योंकि लखनऊ में ही तो मिलेगा आपको क्या? राष्ट्रीय कथक संस्थान, यही तो मिलेगा। और रायगढ़ जो घराना है, ये रायगढ़ घराना, ठीक है, ये हालांकि छत्तीसगढ़ में है। ये क्या है? कथक का एक है सबसे नया घराना है, ठीक है, क्या है? सबसे नया घराना। जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। जो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बाकी बनारस घराना भी अभी पढ़ेंगे, जो सितारा देवी पढ़ा होगा। जयपुर घराना भी पढ़ेंगे, जो राजस्थान में है, ठीक है। तो ये तो यूपी में इसके 2 घराने हैं ना, लखनऊ और घराना, ठीक है। तो ये कहाँ? जयपुर घराना कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। तो ये क्या है? राजस्थान में है, ठीक है। और बाकी सारे ये 2 कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के घराने हैं हमारे, ठीक है। तो लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हमारे 4 हो गए ना। अब क्या करेंगे हम लोग? एक एक लेके चलते हैं। पहले लखनऊ घराना को देखेंगे, फिर बनारस, फिर जयपुर और फिर रायगढ़ घराना, ठीक है। वैसे क्या यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे क्या? देखो, चलो लखनऊ घराना में ही वैसे पढ़ लेते हैं, आगे आ जाओ। चलिए यहाँ देखिए, पहला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या? लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। तो लखनऊ जो घराना है ये कहाँ पे है? तो लखनऊ घराना बताएंगे उत्तर प्रदेश। भाई जो उत्तर प्रदेश में है वो तो पता है कि ठीक है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा अदर स्टेट का होगा वो भी बताना चाहिए कि ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो लखनऊ घराना बहुत ही फेमस घराना रहा है कथक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें क्या? कि कथक के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय घराना है ये। तो बाकी आपने लिखा है था लखनऊ घराने को और किस नाम से जानते हैं? तो आपने पढ़ा इसको पूरब घराना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए लखनऊ घराने में
एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है ठाकुर प्रसाद। अभी तो पढ़ा उनको ठाकुर प्रसाद के बारे में हम लोगों ने। कौन है? तो वो है ठाकुर प्रसाद। तो ठाकुर प्रसाद ने ही तो क्या किया था, नवाब को कथक सिखाया करते थे, या दरबार में एज ए मनोरंजन के रूप में ये कथक किया करते थे। ठीक, अब जो ठाकुर प्रसाद हैं, अब ठाकुर प्रसाद से आप देखेंगे तो इनके क्या थे, 3 पुत्र थे। ठीक है, इनके कितने थे, 3 पुत्र थे, और तीनों लोग किससे जुड़े, कथक से ही जुड़े, और कथक के विकास में प्रमुख क्या दिया, योगदान दिया। तो वो 3 लोग आप देखें कौन कौन से हैं। एक लोगों का नाम आएगा बिंदादिन, बिंदादिन, एक ये है। एक है कालका प्रसाद। ठीक है, एक कौन होंगे, कालका प्रसाद। कौन है, कालका प्रसाद। और एक नाम है भैरव प्रसाद, भैरव प्रसाद। ठीक है, तो देखो इनका भी संबंध किससे, कथक से रहा है। ठीक है, फिर आगे जब चढ़ेंगे तो जो ये आपको कालका प्रसाद जी हैं, इनके भी 3 पुत्र हुए, और इन तीनों लोगों का भी संबंध किससे रहा है, कथक से रहा है। जैसे आप देखेंगे अच्छन महाराज, लक्षु महाराज और शंभु महाराज। ठीक है, कौन कौन है, अच्छन महाराज। ठीक है, फिर हैं लक्षु महाराज, और फिर हैं कौन, शंभु महाराज। कौन है, शंभु महाराज। ठीक है, अब जो बिंदा दिन है, ठीक है, और जो कालका प्रसाद है, भैरव प्रसाद है। ठीक है, अब आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अच्छन महाराज हैं, इनके ही पुत्र हैं कौन, बिरजू महाराज। अच्छन जो महाराज हैं, इनके ही पुत्र कौन है, इनके ही क्या है, पुत्र के अगर बात करते हैं तो इनके ही तो पुत्र हैं कौन, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज। तो ये अच्छन महाराज के क्या हैं, पुत्र है कौन, बिरजू महाराज। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा किसको लेकर, बिरजू महाराज जी का। ठीक है, क्योंकि इनसे सवाल आपसे बनेगा तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहीं पे लिखते हैं किसके बारे में, थोड़ी विशेष बात इनके बारे में। वो कौन है, बिरजू महाराज जी के बारे में। पहले ध्यान रखेंगे इनका मूल नाम क्या है, तो पंडित ब्रजमोहन मिश्र। ठीक है, क्या है, पंडित ब्रज मोहन मिश्र, ये इनका क्या है, मूल नाम है। अब देखो पंडित बिरजू महाराज ने बहुत सारी फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, कई बार बहुत सारी फिल्मों में। अब जो ये पंडित बिरजू महाराज हैं, अभी हम देखा कि लगभग 17 जनवरी की ही तो बात है 2022 में, 17 जनवरी 2022 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया था, निधन हो गया। और बिरजू महाराज को अगर देखेंगे तो 1986 में, कब, तो 1986 में क्या मिला था, पद्म विभूषण तो मिला था इनको। इनको कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण मिला इनको। ठीक है, यानी पद्म विभूषण इनको क्या मिला, अवार्ड मिला था। ठीक है, 1986 में। ठीक है, तो ये एक बड़ा नाम था बिरजू महाराज, किसके संबंध में, तो कथक के क्षेत्र में। ठीक है, कथक के क्षेत्र में क्या नाम है, बड़ा नाम है। ठीक है, ठीक, तो ये नाम हो गया। उसके अलावा इनके अलावा अगर और देखेंगे तो और भी नाम जुड़ेंगे इसमें जो लखनऊ घराने से ही होंगे। ठीक है ना, लखनऊ घराने से अगर अन्य नामों में देखेंगे तो एक नाम होगा दमयंती। ठीक
ठीक है। एक नाम होगा कौन सा, तो पढ़ेंगे क्या, दमयंती जोशी, ठीक है। नाम होगा क्या, दमयंती जोशी, ठीक है। ये नाम होगा दमयंती जोशी, एक ये नाम जुड़ेगा, ठीक है, इन इसी संबंध में। और कहीं ना कहीं उनको भी पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है। दमयंती जोशी, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखे गया कि जो आपका राष्ट्रीय कथक घराना है, सॉरी राष्ट्रीय कथक संस्थान है, वो कहाँ पे, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब होगी, तो इसकी स्थापना 1988 और 89 में होती है। तो जो दमयंती जोशी हैं, दमयंती जोशी, इनको भी ध्यान रखना कि इनको पद्मश्री व संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो अगर सवाल आता है कि बताइए बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, लखनऊ घराने से। ठाकुर प्रसाद का लखनऊ घराने से, बिंदादीन का लखनऊ घराने से, कालका प्रसाद का लखनऊ घराने से, भैरव प्रसाद लखनऊ घराने से, ठीक है। अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ठीक है। ये जितने महाराज लगा हुआ है वो लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। और किससे हैं ये, तो ये सबका संबंध है किससे, तो कथक से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जो किशन, अगर आता है पंडित किशन महाराज, ठीक है, आ जाए कि पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है, तो अब पंडित किशन महाराज का संबंध बिल्कुल नहीं है किससे, कथक से। वो तबला वादक हैं, वो क्या हैं, तबला वादक हैं, और वो बनारस घराने के हैं, ठीक है। तो उसको कहीं आप एक चीज़ नोट में ऐसे लिख लेना कि भाई उनको नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहीं पे कई साइड में हम लोग लिख लेते हैं, कौन है, तो पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। तो जो पंडित किशन महाराज हैं, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है तबला वादक से। किससे है, तो तबला वादक है, जो बनारस घराने के हैं। तो एक घराने में पखावज वाद हो सकते हैं, बांसुरी वादक हो सकते हैं, ये मतलब कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये घराने फेमस है किसके लिए, तो ये सारे घराने फेमस है कथक के लिए, ठीक है। अब देखो छोटा सा पॉइंट ये लिख लें यहाँ पे कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नोट में लिखो ज़रा, ये नोट में आपको लिखना है यहाँ पर राष्ट्रीय कथक, राष्ट्रीय कथक संस्थान। ये कहाँ पे है, ये है लखनऊ में। कहाँ पे है ये, लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपको करना है, ध्यान रखना है। तो अभी आगे भी क्या है, कथक संस्थानों में डाटा है, ठीक है, जो आगे हम लोग लिखेंगे। क्योंकि कथक में 4 यूनिवर्सिटियां हैं यूपी की जो डिग्रियां प्रदान करती हैं, यानी स्नातक कराती हैं उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अभी ये लखनऊ घराना हो गया, आगे भी जयपुर घराना और बनारस घराना भी हमें करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।